गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं रंजीत यादव। स्वागत है आपका शांति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिजिक्स के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ाने जा रहे हैं। हमने प्रकाश के परावर्तन को बता दिया था कि प्रकाश का परावर्तन है क्या, किसी सतह से टकराकर प्रकाश अगर अपने ही माध्यम में लौट जाता है तो वह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो पहले हम लोग दोनों नियम को लिखेंगे, उसके बाद एक एक करके समझेंगे हम लोग कि दोनों नियम है क्या। तो चलिए लिखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो लिखिए, फर्स्ट नियम लिखिए कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यह हमारा फर्स्ट नियम हुआ। अभी लिखिए, समझाते हैं थोड़ा देर में। दूसरा लिखिए, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और हमारा दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो आइए, ये हमको पता नहीं चल रहा होगा कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, अभिलंब क्या है। तो आइए इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स से समझते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे एक दर्पण ले लीजिए, मान लीजिए ये हम ले लिए समतल दर्पण। कौन दर्पण ले लिए? चलिए समतल दर्पण ले लिए। चलिए समतल दर्पण ले लिए। तो इस पे कोई प्रकाश की किरण को हम लाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण ही कोई एंगल से 60 डिग्री से या जो डिग्री से आ रहा है, जिसे देखिए प्रकाश की किरण है जो क्या कर रहा है, समतल दर्पण पर आ रहा है। ये आने वाला हमने सिंबल बना दिए ताकि लगे किधर क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण आ रहा है। तो बताओ, समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण आ रहा है तो टकराएगा, तो जिस एंगल से आया उस एंगल से वापस भी जाएगा। तो चलिए ये क्या हो गया, टकराया और वापस चल गया। तो देखिए ये जो किरण आया समतल दर्पण पर जो पड़ा किरण, यानी दर्पण पर जो पड़ने वाली किरण है, इसी किरण का नाम हम लोग लिखते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसी का नाम है आपतित किरण। और जो दर्पण से टकरा कर जो वापस गया किरण, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। उसे कहते हैं परावर्तित किरण। तो देखिए एक समतल दर्पण लिए है, उस पे एक प्रकाश की किरण आया है और वो किसी बिंदु से टकरा कर क्या हो गया है, वापस लौट गया है। तो जहां पे आगे आया है प्रकाश की किरण, जो आपतित किरण आया दर्पण के जिस बिंदु पर मिला, इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो देखिए दर्पण पर पड़ने वाली किरणें आपतित किरणें और टकरा कर वापस लौट जाने वाली किरणें परावर्तित किरणें कहलाती है। अब दो चीज समझ में आ गया, यानी आने वाली आपतित किरण और जाने वाली परावर्तित किरण। तो देखिए आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर क्या डाल रहे हैं, एक अभिलंब डाल रहे हैं। एकदम सीधा आप लोग बनाइएगा, हम तो हाथ से बना रहे हैं। तो देखिए ये सीधा बनाइएगा तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ये क्या कहलाता है, अभिलंब। इसको फिजिक्स की भाषा में कहते हैं अभिलंब। तो चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण क्या है। तो दर्पण पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण और दर्पण से टकरा कर अगर उसी माध्यम से वापस लौट जाने वाली किरण क्या है, परावर्तित किरण है। और जो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। और आपतन बिंदु किसको कहते हैं, तो जहां पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिलता है जिस बिंदु पर, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन में ही तो लिखा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक और लिखा है कि आपतन कोण का मान अपरावर्तन कोण का मान बराबर होता है। इसमें आपतन कोण कौन है और परावर्तन कोण कौन है। तो देखिए आने से जो बन रहा है कोण, देखिए किरण के आने से कोण जो बना, ये कोण का नाम है आपतन कोण। इस कोण का नाम है
आपतन कोण, और किरण के जाने से जो कोण बना वो कौन है? परावर्तन कोण। वो कोण कौन है? परावर्तन कोण। तो कोई पूछेगा कि आपतन कोण का क्या परिभाषा होगा, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, देखिए ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। देखिए आपतन कोण इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इसीलिए इसको आई से सूचित करते हैं। परावर्तन को इसको रिवर्स रे कहते हैं, मतलब रिवर्स वापस हो गया, रिटर्न हो गया, इसलिए इसको आर से सूचित करते हैं। तो देखिए आपते ही तो लिखा है प्रकाश के परावर्तन में दो कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा, यानी जब ये 60 होगा तेहू 60 होगा, अगर 62 होगा तेहू 62 होगा, अगर 70 होगा तेहू 70 होगा। इसका मतलब कि जितना डिग्री से किरण आएगा और दर्पण से टकराएगा तो उतना ही डिग्री से क्या होगा? वापस लौट जाएगा, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के क्या होगा? बराबर होगा। यानी आपतन कोण 70 तब परावर्तन भी 70, ये 80 तय भी 80। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के ही दो नियम लिखाए कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अगर आपतन कोण दे दिया, परावर्तन कोण पूछा तो बस उतना ही। दूसरा नियम लिखा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। देखिए एक ही बिंदु पर मिला हुआ है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम याद हुआ। पहला कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो चलिए इस सब का एक कभी कभी परिभाषा भी पूछ देता है, तो आइए हम इसका परिभाषा भी पढ़ते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण लिखकर डैश दीजिएगा। लिखिए किसी स्रोत से आकर इंसिडेंट रे आपतित किरण लिखे डैश दीजिए। लिखिए किसी स्रोत से आकर किसी सतह पर, किसी स्रोत से आकर किसी सतह पर पड़ने वाली किरणें आपतित किरण कहलाती है। यानी किसी स्रोत से कहीं से आया, कोई सतह से टकरा गया तो किरण क्या कहलाएगा? आपतित किरण कहलाएगा। तो चलिए दूसरा लिखिए परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे लिखकर डैश दीजिए। लिखिए परावर्तित किरण का परिभाषा। लिखिए किसी सतह या दर्पण से टकराकर, किसी सतह या दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरणें परावर्तित किरणें कहलाती है। वापस लौटने वाली किरणें परावर्तित किरण कहलाती है। तो चलिए एक और लिखिए आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु लिखकर डैश दीजिए। लिखिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं, तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यहां पे एक नया चीज आपको सुनने को मिला होगा, अभिलंब। अभिलंब क्या है? तो आइए अभिलंब का परिभाषा लिखते हैं। तो अभिलंब लिखकर डैश दीजिए। लिखिए कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। अभी हम बताए थे फिगर बनाकर कि आने वाली किरणें आपतित किरणें, जाने वाली किरणें परावर्तित किरणें, और सीधा डाला गया लंब क्या? अभिलंब। और जिस बिंदु पर डाला गया लंब, जाना जाता है लंब, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में दो नियम ये भी लिखा है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, लेकिन आपतन कोण का परिभाषा तो आपको हम नहीं लिखवाए। तो लिखिए अब आपतन कोण का परिभाषा। अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। इसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इसीलिए इसे आई से सूचित किया जाता है। इसके नीचे लिखिए इसे आई से सूचित किया जाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहा जाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से सूचित करते हैं, इसे आई से सूचित करते हैं। चलिए दूसरा लिखिए परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण में लिखिए
अभिलंब के बीच और बना आपतित कोण। किरण के बीच बना कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण। अभिलंब परावर्तित किरण के बीच बना कोण। परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। तो आइए हम इसमें समझे आपतित किरण के बारे में, अभिलंब के बारे में, परावर्तित किरण के बारे में, आपतन बिंदु के बारे में, आपतन कोण के बारे में, परावर्तन कोण के बारे में। तो चलिए हम दर्पण पिछले बार बता दिए थे, तो अब दर्पण के कुछ तथ्यों को हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं कोई गोलीय दर्पण ले लेते हैं, इसी गोलीय दर्पण है, इसी गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण में देखिए कोई दर्पण ले लेते हैं, उत्तल ले लीजिए, अवतल ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई एक दर्पण ले लेते हैं, जैसे दर्पण ले लिए, कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हम कुछ तथ्यों को समझते हैं। तो देखिए ये दर्पण है, तो इसका कुछ ना कुछ तो मध्य बिंदु होगा, मध्य होगा, बीच में होगा ना कोई पार्ट। जैसे ये मार्कर है तो इसका बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा। उसी तरह एक दर्पण में एक मध्य बिंदु कहीं ना कहीं एक बिंदु होगा जो मध्य में होगा, एकदम बीचे बीच होगा। उस बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उस बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये वाला बिंदु है जो दर्पण का क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। इसे अंग्रेजी में पोल लिखते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अंग्रेजी में पोल लिखते हैं। तो चलिए पोल हम लोग ध्रुव है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगर कोई पूछेगा कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चलिए ध्रुव तो हो गया। तो देखिए ये दर्पण है तो कुछ ना कुछ इसका चौड़ाई होगा, हर चीज का कुछ ना कुछ चौड़ाई होता है। तो दर्पण तो कुछ ना कुछ चौड़ा होगा ना। तो दर्पण के जो चौड़ाई होता है वो दर्पण के चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो चलिए गोलीय दर्पण है तो इसका कुछ ना कुछ, गोलीय दर्पण है, गोल है तो इसका कुछ ना व्यास होगा ना। तो जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण है तो इसका एक जो होगा व्यास होगा। तो इस जो व्यास है गोलीय दर्पण का, ये अक्ष कहलाता है मुख्य अक्ष। ये क्या कहलाता है? जो ये अक्ष हुआ, इस अक्ष को कहते हैं मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस इसे कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो चलिए ये वाला अक्ष हो गया, जो क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। तो बताइए जब ये मान ली ऐसी ना रहता है, गोलीय दर्पण है तो ये गोल होगा। इसे पूरा पूर्णतः गोल तो नहीं बना पाए हैं लेकिन बोर्ड पे, लेकिन समझिए कि क्या होगा? ये गोल होगा। तो गोल होगा तो इसका कहीं ना कहीं पर तो केंद्र होगा, केंद्र होगा ना जी। किसी भी वृत्त का एक केंद्र होता है तो इसका कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा। इसे यहाँ पे केंद्र है तो इस केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। इस केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। इस केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अब समझ में आया कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। और जो इसका जो मुख्य एक्सिस है, मुख्य अक्ष है किसका? दर्पण का मुख्य अक्ष है ना, यानी जो दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो देखिए ये गोल है तो इसका कोई ना कोई तो केंद्र होगा। वृत्त के जैसा है दर्पण, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में ही ना आता है उत्तल और अवतल दोनों। तो बताइए जब गोलीय दर्पण गोल है तो इसका सेंटर तो जरूर होगा। तो सेंटर को, केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। तो बताइए इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब समझ में आ गया कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर कोई एगो किरण ले आते हैं, जैसे अभी न पढ़ा रहे थे कि समतल दर्पण एगो किरण पढ़ रहा है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर एगो किरण ले आए। तो जब किरण ले आए दर्पण पे, तो दर्पण पे तो टकरा जाएगा और टकरा के क्या होगा? ये लौट जाएगा। टकरा के क्या होगा? लौटेगा, लौटेगा ना जी, इधर की ओर लौटेगा। तो चलिए मुख्य अक्ष के समानांतर एगो किरण आया और दर्पण से मान लीजिए कोई बिंदु पर टकराया, ए बिंदु पर टकरा के और क्या हो गया? वापस आके। तो ये जो मुख्य अक्ष है इसको कहीं ना कहीं पे तो काटेगा। तो जहां पे वो काटेगा वही हो जाएगा क्या? फोकस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? फिर से समझिए, ये दर्पण है तो दर्पण के पे कहीं ना कहीं एक मध्य बिंदु होगा बीच में। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और दर्पण का द्वारक है तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब आ जाइए कि केंद्र
वक्रता केंद्र किसको कहते हैं? तो जो गोलीय दर्पण है गोल है तो उसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा, तो गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब फिर देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराया, परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद जब मुख्य अक्ष को काटते हुए लौटा तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वो फोकस कहलाता है। फोकस की परिभाषा फिर से एक बार कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए यहां तक समझ में आ गया। और फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे यहाँ पे नाम दे देते हैं एफ। ई फोकस है, यहाँ पे वक्रता केंद्र सी है। तो देखिए एफ से ये ध्रुव भी पी है ना, तो एफ से पी तक के दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। एफ से पी तक के दूरी को क्या कहेंगे? ये फोकस दूरी हो गया। एफ से पी तक के दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। खुद एफ क्या है? तो एफ क्या है? तो फोकस बिंदु है। एफ क्या है? तो फोकस बिंदु है। कोई पूछेगा सी क्या है? तो सी क्या है? तो वक्रता केंद्र है। कोई पूछेगा कि पी क्या है? तो पी क्या है बाबू? तो पी ध्रुव है। पी क्या है? ध्रुव है। दर्पण का क्या है? ध्रुव है। तो चलिए फिर से समझते हैं हम लोग एक बार बहुत बढ़िया से कि दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, और दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। और देखिए जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी सी से लेकर पी तक जो दूरी है वो क्या कहलाएगा? वो मुख्य अक्ष कहलाएगा। सी से लेकर पी तक की दूरी क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो देखिए अब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई वो किरण आया है, आपतित किरण, तो दर्पण से टकराया है, तो टकराने के बाद दर्पण से परावर्तन होगा, तो परावर्तन होगा तो फिर लौटेगा ना टकरा के। तो जब प्रकाश के परावर्तन हुआ लौटा तो मुख्य अक्ष को किसी न किसी बिंदु पर काटेगा, तो जिस बिंदु पर काटेगा उसी को हम लोग कहते हैं फोकस कहते हैं। तो फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी। देखिए दर्पण में जितनी भी दूरियां हैं सब ध्रुव से मापी जाती है, तो ध्रुव से फोकस तक के लेके दूरी फोकस दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के दूरी को लेके वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से अगर वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर काटती उस बिंदु को फोकस कहते हैं। तो चलिए सब एक करके हम लोग परिभाषा लिखेंगे। तो आइए ऊपर हेडिंग दीजिए, लिखिए पोल ध्रुव किसे कहते हैं। तो चलिए पोल ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव लिख के डैश दीजिए, पोल लिख के डैश दीजिए। लिखिए दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसके नीचे डैश मार के लिखिएगा कि इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। चलिए हो गया कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है। दूसरा लिखिए द्वारक, दूसरा लिखिए द्वारक, द्वारक लिख के डैश दीजिए। लिखिए दर्पण की चौड़ाई को दर्पण की चौड़ाई को दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब दीजिए वक्रता केंद्र लिख के डैश दीजिए, वक्रता केंद्र लिख के डैश दीजिए। लिखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण गोले का बना होता है, तो लिखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र हो गया बाबू। अब लिखिए मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इससे पहले लिख लीजिएगा वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं,
वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। तो चलिए अब लिखिएगा मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस लिख के डाल दीजिए मुख्य अक्ष। तो लिखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब मुख्य अक्ष जब लिख लिए होंगे तो एक चीज और लिखिएगा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या लिख के डैश दीजिए। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो लिखिए वक्रता त्रिज्या लिख के डैश दीजिए कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, या ध्रुव या वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? कोई पूछेगा तो कहना है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो चलिए इसे लिखिए नीचे डैश मार के, इसे आर से सूचित किया जाता है। ज्यादातर हम लोग रेडियस को, त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, तो दर्पण में भी हम लोग क्या कर देंगे? आर से सूचित कर देंगे। तो चलिए अब लिखिए, अब इस लिखिएगा फोकस किसे कहते हैं? फोकस, जिसे मुख्य फोकस भी कहते हैं। तो फोकस लिख के डैश दीजिए। लिखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। तो चलिए इसके नीचे भी डैश मार के लिखिए, इसे एफ से सूचित करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एफ, इसे एफ से सूचित करते हैं। अब एक और बच गया है हमारा, जो लिखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ लिखिए फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम लोग समझते हैं कि फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी लिख के डैश दीजिए। लिखिए फोकस से लेकर ध्रुव तक के दूरी को, फोकस से लेकर ध्रुव तक के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो चलिए आज एक बार फिर से समझ लेते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। और देखिए ये गोलीय दर्पण है, तो जब ये गोल है तो इसका केंद्र होगा। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आ जाइए, इसमें एक चीज और है कि फोकस किसे कहते हैं? तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। और फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसमें जैसे लिख दिए एफ से पी तक की दूरी को फोकस दूरी, सी से पी तक की दूरी को लिख दिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो लिखिए सी से पी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सी से पी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक है फोकस, सी है वक्रता केंद्र, पी है हमारा ध्रुव। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमारा प्रोत्साहन और बढ़ता रहे। और इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, खूब मन से सारा वीडियो डालेंगे, मैथ का भी डालेंगे वीडियो, केमिस्ट्री का भी डालेंगे। और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है और शिक्षा ही काम देने वाला है। आपको बता देते हैं कि जिंदगी में आपके 3 ही चीज काम देगा। पहला आपका पढ़ाई जो शिक्षा होगा, और दूसरा आपका स्वास्थ्य होगा,
और तीसरा आपका पैसा होगा। इसके अलावा आपको कोई नहीं काम देने वाला है, चाहे वो आपको कितना भी प्यार करने वाले पिताजी हो, माताजी हो, आपकी बीवी हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका दोस्त हो, कोई नहीं काम देने वाला है। शिक्षा, पैसा और स्वास्थ्य, तीन चीज ऐसा है जो आपको जिंदगी में हमेशा काम देने वाला है। तो इसीलिए आप पढ़ते रहिए और इसी तरह हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल स्टूडेंट